तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी। सबसे पहला प्रश्न आपके जहन में ये आएगा कि सर ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्या है। आपने नाम तो ले लिया कि सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी नीड क्या है, हमारे करियर में हमें कैसे हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यानी एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जो बिजनेस में यूज होने वाला है। अब आप कहेंगे सर ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स शब्द के इतिहास को खंगालें तो स्टैटिस्टिक्स शब्द स्टेटस नाम के लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब स्टेट या पॉलिटिकल स्टेट होता है। स्टेट यानी कि राज्य, राज। स्टेट मतलब राज, मतलब राजा वजा की बात की जा रही, गवर्नमेंट की बात की जा रही एक तरह से। वो वाला राज्य नहीं, मैं राज बोल रहा हूँ। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सरकार की बात की जा रही है। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे, वो जब पूरा साम्राज्य चलाते थे तो उनको बहुत सारे आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी, डेटा की जरूरत पड़ती थी। उस डेटा को वो जिस विषय में इकट्ठा करते थे, उस डेटा का जिस विषय में वो अध्ययन करते थे, उसी का नाम उन्होंने स्टैटिस्टिक्स रख दिया। यानी सीधी सीधी हम बात कहें तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, फैक्ट्स का, डेटास का स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से डिवोटेड है केवल इसी काम के लिए कि भाई आपको आंकड़ा चाहिए, हम ले आके देंगे, आंकड़े का विश्लेषण करके देंगे, और उस आंकड़े का विश्लेषण जब आप करेंगे तो उससे आपको कुछ निर्णय लेने में सहायता होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राजा जी हैं, उनके यहाँ एक समारोह होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? समारोह होने वाला है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो राजा जी ने कहा अपने सैनिकों से कि भाई बताओ कितने लोग हमारे समारोह में आ सकते हैं, उसी हिसाब से ना भोजन बनवाएंगे। अगर ज्यादा लोग आ गए, कम भोजन बना तो घट जाएगा। अगर कम लोग आए, ज्यादा भोजन बना तो बर्बाद हो जाएगा, भोजन वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा एग्जैक्ट डेटा निकाल के लाओ। वैसे एग्जैक्ट डेटा तो पॉसिबल नहीं था, तो सैनिक गए और आंकड़ा इकट्ठा करके लाए, और उस आंकड़े के हिसाब से भोजन बना, और भोजन सबको हो गया, ना बर्बाद हुआ और ना ही भोजन आपका कम पड़ा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर राजा साहब बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आंकड़े के ऐसे ही मुंह उठा के भोजन बनवाते और समारोह का आयोजन करते, तो क्या समारोह का आयोजन बढ़िया से हो पाता? इवन हम भी आज अपने घरों में, आपने देखा होगा शादियां होती हैं तो एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि अप्रॉक्स इतने लोग न्योता वाले हैं, इतने लोग बारातियां हैं, और इतने लोग गांव के लोग हैं, तो लगभग इतने लोग हमारे शादी में आने वाले हैं। उस हिसाब से हम भोजन या फिर जो भी व्यंजन होते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे एक राज्य को चलाना हो, मतलब एक राजा को अपने राज्य को चलाना हो, या फिर इवन एक व्यक्ति को अपने घर में शादी करनी हो। अब हम यहाँ पे केवल स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लाइफ में और एक राजा के लाइफ में, जो देश चला रहा है, जो सरकार चला रहा है, उसके लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, ठीक है, आपको बनाना है जूता। क्या बनाना है? जूता। अब जूता पता होगा अलग अलग साइज के आते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। जिस हिसाब से लोगों का पैर होता है उसके हिसाब से लोग अपने हिसाब से साइज बनवाते हैं। अब मान लो मुझे कितने 10 नंबर के जूते बनाने हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मुझे उसका आंकड़ा होगा मेरे पास कि भाई मुझे इतने सारे लोग ऐसे, इतने सारे इस एरिया में ऐसे लोग रहते हैं जिनको 10 नंबर का जूता लगता है, तभी जाके तो मैं 10 नंबर का जूता उस संख्या में बना पाऊंगा। या फिर कुछ भी आपको करना है अपने बिजनेस में, आपको कुछ भी करना है, कोई भी सामान बनाना है, कोई भी सर्विसेज रेंडर करनी है, यू नीड डेटा। बिना डेटा के आप बिजनेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स का हमारे बिजनेस में भी
इंपॉर्टेंस है। अब हम इस सब्जेक्ट को पढ़े क्यों, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़े भाई, ये आपका प्रश्न होगा। और इसलिए पढ़ना होगा इस सब्जेक्ट को बिकॉज यू आर द फ्यूचर बिजनेसमैन एंड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। आप हमारे देश के भविष्य के उद्यमी हैं, हमारे देश के भविष्य के व्यवसायी हैं। अगर आपके पास डेटा की नॉलेज नहीं होगी, स्टैट्स की नॉलेज नहीं होगी, तो आप बिजनेस का खाक करेंगे। 10 नंबर वाला जूता 5 को बना लोगे, उसका डिमांड है 500, तो कैसे बिकेगा जूता? हाँ, सेल हो पाएगी आपकी? आपके पास तो शॉर्टेज हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस, इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ बिजनेस। जरूरी नहीं है कि आप कल को बिजनेसमैन ही बने, आप किसी कंपनी में इंप्लॉय बनते हैं, आप सेल्स मैनेजर बनते हैं, तो वहां पे भी आपको डेटा की जरूरत पड़ती है। और इवन आज की दुनिया में अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई है तो वो क्या है? डेटा, आंकड़ा। जिस बिजनेस के पास जितना ज्यादा डेटा है वो बिजनेस उतना ही कामयाब है। इसलिए हर कंपनी आज डेटा के पीछे भाग रही है, क्योंकि डेटा है तो बिजनेस है, डेटा नहीं बिजनेस नहीं। ऐसे अंधेरे में तीर चलाएंगे, डेटा नहीं है तो। समझ में आ गया? चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है ये स्टेटस नाम के लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट और स्टेट यानी कि सरकार, एक तरह से हम कह सकते हैं। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको साम्राज्य चलाना होता था, और साम्राज्य चलाने के लिए उनको तमाम सारे कार्यक्रम करने होते थे या फिर टैक्स वसूलना होता था। तो इन सब चीजों को करने के लिए, पूरा सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए दे नीड डेटा, उनको आंकड़े की आवश्यकता थी। जिस विषय के अंदर वो आंकड़े इकट्ठा करते थे उसी विषय का उन्होंने नाम क्या रख दिया? स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी रख दिया। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? अब स्टैटिस्टिक्स आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, मीन, मीडियन, मोड। अभी आप इस स्टैटिस्टिक्स में हम आगे बढ़ेंगे तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता क्या है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब हम सीखेंगे। ये तो हो गया पूरे विश्व में इतिहास स्टैटिस्टिक्स का। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कभी कभी कि बड़ा ही डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है ये, कि हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? सांख्यिकी के जनक कौन? तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल। क्या नाम है? गॉटफ्राइड एकेनवॉल। पूरी दुनिया इन्हीं को मानती है क्या? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के जनक। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स को लाने वाले कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस। हालांकि स्टैटिस्टिक्स इंडिया में बहुत पहले से था, लेकिन इसको फॉर्मली एक सब्जेक्ट वगैरह बना के और पाठ्यक्रम में हमारे आया, उसके पीछे एक बड़ा योगदान था प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस का। समझ में आई यहां तक बात? चलिए, ये तो हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा मैं आपको एक और ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है। किसी को पता है डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? आंकड़ा किसे कहते हैं? क्या? ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑफलाइन वाले खत्म कहानी। डेटा नहीं पता है, आज तक डेटा नहीं पढ़े, कहानियां बना रहे हो बस। जुबान पे लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये आपका आज का बेसिक होमवर्क है, पता करके आइएगा डेटा किसे कहते हैं। सारा खेल स्टैट्स में डेटा का है, आंकड़ा का है। इफ यू हैव द एक्यूरेट डेटा तो आप स्टैट्स में किसी भी चीज को आप आसानी से एक्यूरेसी के साथ, सटीकता के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपको डेटा के बारे में नहीं पता है, डेटा सही से कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा आंसर आपका मिसलीडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंडिया में हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर है आपका जो पूरी तरह से थियोरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पे बताया गया कि इंडिपेंडेंस के पूर्व यानी आजादी के पहले हमारे देश में स्टैट्स का क्या हाल था,
और आजादी के बाद क्या हाल था, देखते हैं। The development of a statistical system in India has been largely a post-independence phenomenon। मतलब आजादी से पहले हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स का कोई खास रोल नहीं था, स्टैटिस्टिक्स को उतना फॉर्मलाइज नहीं किया गया था। The growth of a statistical system was unplanned and unsystematic and no proper statistical organization was set up in the country during that period। अभी पता है हमारे देश में एक अलग से मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय। सोचो स्टैटिस्टिक्स कितना बड़ा टॉपिक है, इस पे एक मिनिस्ट्री बन गई है। तो हमारा देश जब आजाद नहीं था, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हमारे देश में इतना कोई स्टैटिस्टिक्स को लेके पढ़ाई उढ़ाई या फिर इतना चीजें नहीं थी स्टैटिस्टिक्स को लेके। लेकिन आज इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स को एक अहम मान्यता मिली है। और देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया इन 1949। डेट याद रखना। प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, पीसी मतलब प्रशांत चंद्र महालानोबिस, was nominated as honorary statistical advisor to the cabinet and in the same year the Central Statistical Unit, इसको शॉर्ट में कहते हैं CSU, was set up in the cabinet secretariat which developed into Central Statistical Organization in 1951। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में सांख्यिकी का कोई मान्यता नहीं था, मतलब उतना सांख्यिकी पे लोग ध्यान नहीं देते थे। जब हम आजाद हुए तो हमारे देश में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस। 1949 में इनको स्टैटिस्टिकल एडवाइजर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सांख्यिकी सलाहकार। क्या बना दिया गया? सांख्यिकी सलाहकार बना दिया गया। और इनको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट एक सेटअप किया गया, मतलब हमारे देश में एक संगठन बनाई गई आप कह सकते हैं, जिसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट। बाद में इसको, इसी संगठन को हमने बना दिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और 1951 में इसकी स्थापना कर दी गई। समझ में आया इतनी बात? हमारे देश में आजादी से पहले स्टैटिस्टिक्स को उतनी वरीयता नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे हम आजाद हुए तो 1949 में एक विद्वान थे हमारे देश में जिनका नाम था प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस। उनको क्या बनाया गया? हमारे देश का स्टैटिस्टिकल एडवाइजर यानी सांख्यिकी सलाहकार। उसके बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट को सेटअप किया गया और बाद में उसी यूनिट का नाम चेंज करके बता दिया गया उसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था? 1951 यानी 1951 में बना दिया गया। ठीक है, आज इंडिया में स्टैटिस्टिक्स का क्या है? तो आज इंडिया मैंने आपको बताया ना कि हमारे देश में एक अलग से मिनिस्ट्री है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय, जो स्टैटिस्टिक्स को और भी ज्यादा प्रमोट करती है। देखिए ये है पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है उसका पूरा चार्ट है ये। तो सबसे पहले ऊपर कौन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO आता है। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। और फिर इनके नीचे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग विंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए जो इन तीनों के नीचे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे देश में पूरा स्टैटिस्टिक्स का सिस्टम यानी सांख्यिकी का जो तंत्र है वो कार्य करता है। पूरा प्रशासन, पूरा इसका प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है। आपके सिलेबस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला चैप्टर। इसमें बस आपको एक नाम याद रखना है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस, और स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के पीछे ब्रीफ हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई वो याद रखना है, ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्यों पढ़ते हो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए अच्छे से, आप उसको बता पाए, आप उसको संतुष्ट कर पाए। चलिए, अब इस चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में एक बात बार बार आएगी और वो आएगी डेटा की बात, आंकड़ों की बात। भाई पूरा स्टैटिस्टिक्स डेटा पे टिका होता है। अगर हमें मीन निकालना है डेटा चाहिए, मीडियन निकालना है डेटा चाहिए, मोड निकालना है डेटा चाहिए। बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स में आप एक कदम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर जगह स्टैटिस्टिक्स की में डेटा की बात की जाएगी। अभी कुछ इतिहास की बातें हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको रीड कर लीजिएगा बस।
हाँ चलो एक मजे की बात बताते हैं। हमारे देश में पता होगा हर साल बजट बनता है, बजट बनता है। बजट में क्या लिखा जाता है? हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है बजट पेश करती है, पार्लियामेंट में पास होता है, बजट आ जाता है हमारे देश में। बजट में लिखा क्या जाता है, किसी को पता है? कहाँ कहाँ कितना पैसा लगेगा, और बस पैसा लगेगा इसी की जानकारी होती है। जीएसटी कितना देना है, लेना है। हाँ सरकार तो लेती है ना जीएसटी, ठीक है। तो कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है, इसी का एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बाबू? एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है, इसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बजट। अब सोचो सरकार कैसे समझ पाती होगी कितना पैसा आने वाला है कितना पैसा जाने वाला है, उसके लिए उसको डेटा चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का रोल आ जाता है। सांख्यिकी यहाँ पे आपको हेल्प करती है देश की सरकार को बताने में कि भाई आपको कहाँ से डेटा मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि कितना इनकम आने वाला है कितना खर्चा होने वाला है। तो स्टैट्स यहाँ पे आपकी हेल्प करता है, गवर्नमेंट की हेल्प करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि बिना स्टेट्स के देश चलाना भी पॉसिबल नहीं। कोई भी काम करना है, इवन सड़क भी बनवाना है, तो सड़क में कितना लागत लगेगा, कितने मीटर की सड़क बन रही है, ठीक है, उसमें भी स्टैट्स का यूज होता है। अभी मिनिस्ट्रीज के बारे में बात की गई है। अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री में भी स्टैट्स का यूज होता है, सोचो डिफेंस मिनिस्ट्री में कैसे स्टैट्स का यूज होता है। हमारे देश में कितने सैनिक हैं, कितने हथियार हैं, ठीक है, हमारे दुश्मन देश के पास कितने हथियार हैं, अगर दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास डेटा होगा कि भाई उसके पास ज्यादा हथियार है हमारे पास कम है, उसके पास ज्यादा सैनिक है हमारे पास कम है, तो हम तो हार जाएंगे। तो सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी? नए लोगों को हायर करेगी, नई मशीनरी खरीदेगी, नए गन्स खरीदेगी, नए बंदूक खरीदेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी जो वित्त मंत्रालय है उसमें भी स्टैट्स का यूज होता है। वित्त मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय, सॉरी। अच्छा एक बात आप लोग जानते हैं सर्वे के बारे में? सर्वेक्षण जानते हो? हर 10 साल में एक बार होता है। सर्वे क्यों होता है? सर्वे क्यों होता है? देश की जनसंख्या का पता लगाने के लिए कि देश में कितने लोग हैं, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। तो इसीलिए हमारे देश की सरकार हर 10 साल पे सर्वे करती है, जिससे उसको जानकारी मिलती है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग के पास घर है, कितने लोग के पास घर नहीं है, कितने लोग के पास नौकरी है, कितने लोग के पास नौकरी नहीं है, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इस सब की जानकारी कहाँ से पहुंचती है सरकार के पास? सर्वे के जरिए। तो ये भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना। सर्वे कौन कराता है हमारे देश में? एनएसएसओ कराता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया आपका। हमारे देश में केंद्रीय स्तर पे तो सरकार ने स्टैटिस्टिक्स का मिनिस्ट्री बना ही दिया है। केंद्रीय स्तर पे मतलब जानते, ये तो जानते होंगे हमारे देश में दो तरह की सरकारें होती है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। एक स्टेट का सीएम होता है तो एक पूरे देश का पीएम होता है, एक स्टेट का गवर्नर होता है तो एक पूरे देश का प्रेसिडेंट होता है। ऐसे होता है ना, दो ट्रू टायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे सरकार ने स्टैटिस्टिक्स के लिए पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है, पूरी मिनिस्ट्री वगैरह बना रखी है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए जिससे स्टैटिस्टिक्स को ऑपरेट स्टेट में भी किया जा सके आसानी से। ये यहाँ पे डिस्कस किया गया। देखो यूपी की बात की जा रही है, यूपी में कैसे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो यूपी में सबसे ऊपर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट फॉर्म DES, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स।
ये सबसे बड़ा लेवल है, मतलब हमारे देश में, हमारे राज्य में, यूपी में स्टेट्स के। डिविजनल लेवल में कौन आता है भाई? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ऑफिसेज वगैरह आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा डिविजनल ऑफिस एट द लेवल ऑफ कमिश्नरी। ये सब हमारे डिविजनल लेवल पे आते हैं। जैसे एक हमने पूरे राज्य स्तर पे बना दिया, उसके बाद से हमने एक जिला वाइज बना दिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिपार्टमेंट हो। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमने बना दिया, फिर ब्लॉक के अंदर हमने बना दिया, फिर उसके बाद से विलेज लेवल पे हमने बना दिया। तो ऐसा नहीं कि केवल पूरे केंद्र सरकार पे स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, राज्य सरकारों में भी, उनके अंदर भी जो पूरी गवर्नमेंट की सिस्टम मशीनरी काम करती है उसके अंदर भी। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स क्या करता होगा? तो भाई राज्य को लेके आंकड़े इकट्ठा करता होगा। जैसे पूरे देश का बजट बनता है, वैसे राज्य का भी बजट बनता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, यूपी गवर्नमेंट, तो उसका भी अपना बजट होगा, उसके भी अपने खर्चे होंगे, अपने इनकम्स होंगे। जीएसटी में जो एसजीएसटी का कंपोनेंट होता है वो किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इतना तो पता होगा। और जो सीजीएसटी का कंपोनेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो एसजीएसटी का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, और भी कुछ टैक्सेज है जो स्टेट गवर्नमेंट कमाती है, तो उस कमाई का जानकारी होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, और कितना खर्च करने वाली है। जैसे पुलिस जो होती है, स्टेट की पुलिस, यूपी पुलिस, उसको सैलरी कौन देता है? राज्य सरकार। ठीक है, जो स्टेट हमारी यूपी की जो गवर्नमेंट है वो पुलिस वगैरह को सैलरी देगी, या फिर जितने भी हमारे यूपी के एम्प्लॉइज हैं उनको कौन सैलरी देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो वो भाई कितनी सैलरी देनी है, कितना पैसा कमाना है, उसको लेके जानकारी कहां से मिलेगा मुझे? स्टैट्स की मदद से। ये डीएस के कुछ काम है, कोऑर्डिनेट करता है। किससे कोऑर्डिनेट करता है? किससे कोऑर्डिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ जानकारी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस जानकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है। सर्वेज वगैरह होते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे करा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपी में सर्वे कराना है। यूपी के पास पहले से यूपी का आंकड़ा है, यूपी की गवर्नमेंट के पास, तो यूपी की गवर्नमेंट कहेगी काहे सर्वे कर रहे बाबू, चलो हम तुमको अपना आंकड़ा दे रहे हैं। तो कोऑपरेट कर रही है ना, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन इन सर्विस। ये किसका काम है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का काम। ये सब और भी काम है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आज भी हमारे देश में चाहे कितना भी स्टैटिस्टिक्स को हमने आगे बढ़ा लिया हो, हम बात कर रहे हैं कि हमने सेंट्रल लेवल पे स्टैट्स का डिपार्टमेंट बना लिया, स्टेट लेवल पे बना लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना लिया, ब्लॉक लेवल पे बना लिया, लेकिन इवन आफ्टर दैट हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स में अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? सबसे पहला डिफेक्ट है इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा। हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है, हमारे पास जो भी आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं है। और दूसरी चीज, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सटीक भी नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स की यही सबसे बड़ी डिमेरिट होती है कि कभी स्टैट्स में आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता है, अप्रोक्सीमेट डेटा मिलता है। अप्रोक्सीमेट डेटा मतलब लगभग लगभग, मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा कि 101 रुपया, ऐसे होगा 99 रुपया 99 पैसा के से 101 रुपया के बीच में कुछ हो सकता है। तो क्या हो सकता है कौन जानता है? तो हमेशा अप्रोक्सीमेट डेटा होता है स्टैट्स में। दूसरा है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। बाय स्टैट्स में ना अलग अलग जो राज्य है अपना अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबको अपनी आजादी है कि भाई जो जैसे मन करे वैसे कलेक्ट करे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से डेटा कलेक्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से कलेक्ट कर रही है, तो दोनों में यूनिफॉर्मिटी यानी सिमिलरिटी नहीं है, समानता नहीं है। इनएक्यूरेसी ऑफ डेटा मैंने आपको बता दिया कि डेटा एक्यूरेट नहीं होता है, सटीक नहीं होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमने पढ़ तो लिया ऊपर कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन क्या सच में कोऑर्डिनेट करता होगा? नहीं। अब मान लो सेंट्रल में सरकार है मोदी जी की और स्टेट में सरकार है राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में, और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों पार्टीज का क्लैश चलता है, हमेशा डिस्प्यूट चलता है। तो क्या एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे कभी? अब मान लो बीजेपी को करवाना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाना है राजस्थान में कोई सर्वे, और राजस्थान में सरकार है मान लो राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस की सरकार उसे सर्वे का डेटा जो पहले से उसके पास है वो देगी? नहीं, कहेगी आओ तू करो सर्वे, अपने मन से करो, जाओ इकट्ठा करो,
मेहनत करो, पैसा बर्बाद हो रहा है ना सरकार का उतना, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। किताबों में पढ़ाया तो जाता कि कोऑर्डिनेशन करती है, ये उसकी ड्यूटी भी है कोऑर्डिनेशन करना, लेकिन करते नहीं। प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता है, डेटा का सही तरीके से एनालिसिस नहीं हो पाता है, डेटा को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं अभी भी उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है जिसकी मदद से हम डेटा का सही से एनालिसिस कर पाए और सही डिसीजन, सही कंक्लूजन तक हम आ पाए। ये कमियां हैं। और इनएडिक्वेट पब्लिसिटी, हमारे देश में जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स है उसको बहुत पब्लिसाइज नहीं किया गया, मतलब पब्लिक को उतना इसके बारे में पता नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी, और स्पष्टता की कमी होती है, कोई भी डेटा जो होता है स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता है। तो ये सारी समस्याएं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी हम स्टैट्स में इंडिया में पीछे हैं। अब स्टैट्स कलेक्ट करने में भी दिक्कत आती है। सरकार को मैंने कहा ना कि सर्वे करवाना है, सर्वेक्षण करवाना है, तो सरकार को डेटा कलेक्ट करना होगा। तो सरकार जब डेटा कलेक्ट करने आती है तो उसको भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली मुसीबत, हमारे देश में लोग पढ़े लिखे कम है, इलिटरेट पीपल। हम जब घर पे जाते हैं तो कई लोग ये समझ के कि मतलब कुछ लेके भाग जाएंगे, भगा देते हैं घरों से बाहर, चलो हटो यहाँ से, डेटा ही नहीं देते हैं, इलिटरेसी। दूसरा, इन्यूमरेटर्स आर नॉट ट्रेंड। अब आप कहेंगे सर इन्यूमरेटर कौन होता है? देखो कुछ टर्म्स होते हैं स्टैट्स में, एक होता है इन्वेस्टिगेटर, एक होता है एन्यूमरेटर, एक होता है यूनिवर्स, एक होता है आइटम। अभी सबसे पहले हम बताते हैं इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। इन्वेस्टिगेटर यानी वो इंसान जिसको डेटा की जरूरत है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी को डेटा की जरूरत है, तो मुकेश अंबानी क्या हो गया? इन्वेस्टिगेटर। अब इन्वेस्टिगेटर को डेटा की जरूरत है लेकिन वो खुद से आके डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा। जैसे मुकेश अंबानी अपने इंप्लॉइज को अपॉइंट करेंगे, तो इंप्लॉइज क्या हो जाएंगे? एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स मतलब वो इंसान जो प्रैक्टिकली जाके डेटा कलेक्ट करके लेके आता है लोगों से। और इन्वेस्टिगेटर मतलब वो जो लीड कर रहा है, उसको डेटा की जरूरत है, वो कुर्सी बैठा हुआ है, भेज दिया किसी को, वो इन्यूमरेटर होगा। ठीक है। तीसरी चीज, यूनिवर्स क्या होता है? तो यूनिवर्स मतलब एरिया, जिस एरिया में हमें डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यूपी का हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो यूपी क्या हो गया हमारे लिए? यूनिवर्स हो गया। अब उसमें एक एक डेटा हमारे लिए आइटम हो गया। ठीक है, चलिए। तो इन्यूमरेटर्स ट्रेंड नहीं होते, मतलब जिसको डेटा कलेक्ट करने जाना है वो सही से ट्रेंड नहीं होता है, सही से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता है, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है, डेटा निकलवा नहीं पाता है। नॉन कोऑपरेशन, एन्यूमरेटर जाता तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लोग कोऑपरेट ही नहीं करते, मार के भगा देते हैं लाठी से, ये भी दिक्कत है। डिफरेंट सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज अलग अलग है कि हम अपने घर का डेटा क्यों बताएं तुमको, नहीं बताएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री। भाई भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इसमें पूरा डेटा कलेक्ट करना, एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करना, ये भी मुश्किल है। लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, खैर आज तो हो गया है, ये थोड़ा सा पॉइंट आज के हिसाब से गलत होगा। आज ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स की कोई कमी नहीं है, रेलवे जिंदाबाद, साइकिल, बाइक, जो तुमको हवाई जहाज से जाना है वो भी सुविधा है। तो ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई है, इनडिफरेंस। लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं ना जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल काम है। कुछ ऐसे गांव हैं जो जंगलों के बीच में है, कुछ ऐसे गांव हैं जो ऐसे जगह पे है, पहाड़ों में है। अब पहाड़ों में कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे जाएंगे? इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी कुछ गलती है। एंड इट इज वेरी कॉस्टली। स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करना बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, बहुत खर्चा लगता है बाबू। सरकार सेंसस 10 साल में एक बार क्यों करवाती है, कभी सोचा है? मुझे सेंसस करवाने में खर्चा लगता है बहुत ज्यादा। सर्वेक्षण जब सरकार करवाती है तो बहुत ज्यादा सरकार का एक्सपेंस होता है, ये बहुत कॉस्टली चीज है स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, हमारे देश में जो भारतीय सांख्यिकी के जनक है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस। इतनी बात तो याद हो गई, 1949 में इनको स्टैटिस्टिकल एडवाइजर बना दिया गया था हमारे देश का। अब इनका क्या है भाई, तो सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। प्रशांत चंद्र महालानोबिस के पेरेंट्स थे प्रबोध चंद्र और निरोध बसिनी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था भाई?
ये नहीं लिखा है, जन्म से क्वेश्चन आया था पिछली बार। अच्छा नहीं नहीं, चलो देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है प्रबोध चंद्र 1869 to 1942 worked for a while in his father's Guru Charan 1833 to 1916 chemist shop before starting up his own business as a dealer in sports goods. He married किससे? निरोध बासिनी द डॉटर ऑफ नंदलाल सरकार इन 1891। हमको काहे पढ़ा रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको बस इतना पढ़ा देते कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे, तो बस बात खत्म हो जाती। मम्मी पापा बिया कब हुआ, ब्रह्म समाज से थे। ये क्या लग रहा है, जीवन परिचय पढ़ रहे हैं हम लोग, जो क्लास 12th में पढ़ते थे। नहीं नहीं नहीं, जीवनी नहीं पढ़नी है हमें। चलिए, तो ये था आपका पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर में इररिलेवेंट कंटेंट बहुत ज्यादा है, रेलेवेंट कंटेंट बहुत कम है। मैंने आपको छाट छाट के जो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दिया। इस चैप्टर में ये नाम तो भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, गॉडफ्राइड एकेनवॉल, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये नाम आप अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना। दूसरी चीज, आप इस सब्जेक्ट में ये भी आज पढ़े चैप्टर में कि हमारे देश में जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम है उसके लिए जो मिनिस्ट्री वगैरह बनाई गई है वो कैसे काम करती है, उसका क्या पूरा चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमने डिस्कस किया, स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स का अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके पीछे कौन कौन से रीजन्स हैं वो डिस्कस किया। डेटा कलेक्ट करने में कौन सी डिफिकल्टी सरकार को आती है वो डिस्कस किया। तो ये इस चैप्टर के सबसे रेलेवेंट कंटेंट थे जो हमने आज डिस्कस किया। थोड़ा सा हम आपको सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में आगे की चीजें बताना चाहेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया पूरा कि स्टैटिस्टिक्स का हिस्ट्री क्या था, लेकिन अभी तक ये नहीं जाना कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। ये तो नहीं जाना ना, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज, क्या बताएंगे? स्टैट्स क्या है, सांख्यिकी क्या है? स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 5 चीजों से डील करता है: कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ध्यान से, स्टैट्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों को संगठित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना। जिस विषय में ये किया जाता है उसी विषय को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, स्टैट्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे? स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। यानी डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसको संगठित किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। और उसी निष्कर्ष के बदौलत हम अपने बिजनेस में कुछ निर्णय ले पाते हैं, कुछ डिसीजंस ले पाते हैं। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था आपका पहला चैप्टर। यूट्यूब वाले जो भी बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है, सो अगर आप आगे की क्लासेस भी करना चाहते हैं, सो यू हैव टू ज्वाइन आवर बैच जिसका नाम है सारथी बैच। ठीक है, आप सभी के लिए पेश है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सारथी बैच, जिसमें आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा। पिछले 3 सालों से हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं और इस बार आपको 3 टीचर्स मिलके पढ़ाने वाले हैं आपके सब्जेक्ट को। सो ये एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है हमारी टीम की तरफ से। इस बार हमने प्रयास किया कि भाई एक एक चेहरा देख के आप लोग बोर हो गए होंगे, तो कुछ नए चेहरे आपके लिए हमने लाए हैं जो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है भाई? मेंटरशिप मिलेगी तीनों टीचर्स की, साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, हमारी टेक्निकल टीम हमेशा आपको रिस्पॉन्ड करेगी। बच्चे पूछेंगे सर कोर्स का फीस क्या है? तो कोर्स का फीस है आपका 599। जल्दी से जाके डाउनलोड करिए टारगेट गुरुकुल ऐप को, कोर्स को ज्वाइन करिए। कुछ बच्चों की इच्छा होगी सर ऑफलाइन भी आना चाहते हैं, तो इफ यू वांट टू कम ऑफलाइन तो आपको गूगल मैप पे सर्च करना है टारगेट गुरुकुल, आपको हमारे ऑफिस का लोकेशन मिल जाएगा। फॉलो करिए, ऑफलाइन आ जाइए। आपकी क्लासेस गोरखपुर में ऑफलाइन भी चलती हैं और ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं।
ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। जो भी बच्चे आस पास के हों गोरखपुर में वो भी आ सकते हैं, मोहद्दीपुर में हमारी क्लासेस चलती हैं। सो दैट्स इट, ये है आपका कोर्स। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।